17 साल। अरबों रुपए का निवेश, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट सुपरस्टार्स और एक भी ट्रॉफी नहीं। बिल्कुल। और खेल की दुनिया का तो सीधा सा गणित है ना, जो टीम जीतती है फैंस उसी के साथ जुड़ते हैं। हाँ, मतलब सफलता से ही वफादारी तय होती है। लेकिन क्या अगर कोई फ्रेंचाइजी क्रिकेट के इस बुनियादी नियम को ही सिरे से खारिज कर दे? एक ऐसी टीम जो हारने के नए नए तरीके खोजती है, जो हर बार दिल तोड़ती है। सही कहा। लेकिन फिर भी उसकी फैन फॉलोइंग दुनिया की किसी भी अन्य चैंपियन टीम से कहीं ज्यादा है। ये वास्तव में खेल जगत का सबसे बड़ा विरोधाभास है। मतलब एक ऐसा मामला जहां ब्रांड की लोकप्रियता और मैदान पर उसकी सफलता के बीच का जो सीधा संबंध है ना, वो पूरी तरह से टूट चुका है। और आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन बिल्कुल यही है। हम क्रिकफ्लिक्स यूट्यूब चैनल की एक बेहद शानदार डॉक्यूमेंट्री के ट्रांसक्रिप्ट को डिकोड कर रहे हैं। बिल्कुल। ये डॉक्यूमेंट्री रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी के पूरे सफर को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करती है। हमारा मकसद सिर्फ आंकड़े गिनना नहीं है, हमें उस मैकेनिज्म को समझना है कि आखिर पर्दे के पीछे क्या गलतियां हुईं और कैसे हार के बावजूद एक इतनी बड़ी कल्ट फॉलोइंग तैयार हो गई। तो शुरुआत 2007 से करते हैं, जब बीसीसीआई ने आईपीएल की नींव रखी थी। हाँ, उस समय विजय माल्या ने 111.6 मिलियन डॉलर की भारी भरकम बोली लगाकर इस टीम को खरीदा था। मुकेश अंबानी के बाद ये टूर्नामेंट की दूसरी सबसे बड़ी बोली थी। और यहीं से इस पूरी कहानी का पहला और सबसे दिलचस्प अध्याय शुरू होता है। जब किसी टीम पर इतना भारी निवेश होता है ना, तो दबाव पहले दिन से ही चरम पर होता है। बिल्कुल। माल्या ने टीम का नाम अपने एक मशहूर शराब के ब्रांड रॉयल चैलेंज के ऊपर रख दिया। अब भारत जैसे देश में जहां शराब के विज्ञापन पर पाबंदियां हैं, वहां इससे लेकर तुरंत एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया था। हाँ। लेकिन मार्केटिंग की दुनिया में एक थियरी है, अटेंशन इकोनॉमी। मतलब कोई भी पब्लिसिटी बुरी नहीं होती। आज से मैं कहूंगी कि ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। ठीक है, आइए से थोड़ा बारीकी से समझते हैं। ब्रांडिंग तो हिट हो गई, लेकिन असली खेल तो मैदान पर होना था ना। 2008 का पहला ऑक्शन होता है। अगर उस समय की टीम लिस्ट पर नजर डालें तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने क्रिकेट के दिग्गजों की एक डायरेक्टरी छाप दी हो। मतलब राहुल द्रविड़ आइकॉन प्लेयर बने, उनके साथ जैक कैलिस, मार्क बाउचर, जहीर खान, डेल स्टेन और एक 19 साल का युवा खिलाड़ी भी था जिसका नाम विराट कोहली था। कागज पर तो ये टीम एकदम अजय लग रही थी। बिल्कुल कागज पर शेर। हाँ, ये ऐसा था जैसे आपने दुनिया के सबसे बेहतरीन अवेंजर्स को एक साथ खड़ा कर दिया हो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एक टीम की तरह कैसे लड़ना है। बहुत सही उदाहरण है। टूर्नामेंट शुरू हुआ तो पहले ही मैच में केकेआर के ब्रेंडन मैकलम ने 158 रनों की वो सुनामी ला दी और आरसीबी 140 रनों से हार गई। वो हार बहुत कुछ कह गई थी। अब यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या वाकई टीम का मैनेजमेंट इतना खराब था या फिर असल में समस्या ये थी कि 2008 में T20 क्रिकेट क्या है ये किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, सिर्फ मैनेजमेंट को दोष देना आसान है, लेकिन हमें उस समय के क्रिकेट कल्चर को समझना होगा। आरसीबी ने जो टीम चुनी थी वो दरअसल एक बेहतरीन टेस्ट मैच टीम थी। राहुल द्रविड़, जैक कैलिस, शिव नारायण चंद्रपॉल, ये सभी क्लासिक खिलाड़ी थे जो पिच पर टिकना जानते थे। बिल्कुल, तकनीकी रूप से बेहद मजबूत। लेकिन T20 क्रिकेट टिकने के बारे में तो था ही नहीं। ये तो पहले ओवर से प्रहार करने के बारे में था। तो मतलब फॉर्मेट ही गलत समझ लिया उन्होंने। हाँ, ये ऐसा था जैसे आपने दुनिया के सबसे बेहतरीन शास्त्रीय संगीतकारों को एक स्टेज पर इकट्ठा कर दिया हो। अरे वाह, कि वो 158 रन की पारी कोई सामान्य हार नहीं थी। वो एक तरह का कल्चर शॉक था, जिसने आरसीबी को ये बता दिया कि उनका पूरा ब्लूप्रिंट ही आउटडेटेड है। और शायद उसी कल्चर शॉक ने मैनेजमेंट के भीतर एक भयंकर घबराहट पैदा कर दी, क्योंकि हार तो खेल का हिस्सा है। हाँ, वो तो है। लेकिन आरसीबी के मैनेजमेंट ने जिस तरह से रिएक्ट किया वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी के क्राइसिस मैनेजमेंट जैसा था। 2009 में उन्होंने रातों रात सीईओ बदल दिया। ब्रिजेश पटेल नए सीईओ बने और आते ही उन्होंने पिछले सीजन के सबसे सफल गेंदबाज जहीर खान को मुंबई इंडियंस के रॉबिन उथप्पा के साथ ट्रेड कर दिया। मतलब ये क्या था? ये एक बहुत ही अजीब फैसला था। आपके पास पहले से ही बल्लेबाजों की भीड़ है, आपकी गेंदबाजी कमजोर है और आप अपने मुख्य स्ट्राइक बॉलर को निकालकर एक और बल्लेबाज ले आते हैं। इसका क्या लॉजिक था? यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो है कि इसका कोई क्रिकेटिंग लॉजिक था ही नहीं। अच्छा। यहीं से हमें आरसीबी के
कॉर्पोरेट बनाम क्रिकेट के द्वंद्व का पहला सबूत मिलता है। जब एक खेल फ्रेंचाइजी को पूरी तरह से बोर्डरूम से चलाया जाता है ना, तो ऐसे ही फैसले होते हैं। तो उन्हें लगा कि T20 मतलब सिर्फ छक्के चौके। बिल्कुल, स्टार बल्लेबाजों को लाओ ताकि स्टेडियम भरें और टी-शर्ट्स बिकें। ये एक विशुद्ध कमर्शियल फैसला था। टीम के संतुलन की किसी को परवाह नहीं थी। और ये अस्थिरता सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं थी ना, कप्तानी का हाल तो और भी बुरा था। केविन पीटरसन को कप्तान बनाया गया, जो बीच सीजन में ही वापस इंग्लैंड चले गए। और फिर कमान अनिल कुंबले के हाथों में आई। लेकिन यहाँ मैं कुंबले की तारीफ करना चाहूंगा। इतने बिखरे हुए माहौल में, जहां हर दूसरे दिन फैसले बदल रहे हों, कुंबले ने टीम को 2009 के फाइनल तक पहुंचा दिया। हाँ, वो डेक्कन चार्जर्स से महज 6 रन से हारे थे। 2010 में भी टीम सेमीफाइनल तक गई। तो क्या कुंबले का ये दौर ये साबित नहीं करता कि सिर्फ स्टार पावर काफी नहीं है? आपको ड्रेसिंग रूम में एक सख्त हेड मास्टर जैसी फिगर चाहिए होती है। 100% मैं सहमत हूँ। अनिल कुंबले कोई ग्लैमरस T20 स्टार नहीं थे, लेकिन उनके पास एक स्पष्ट विजन था और गजब का अनुशासन था। उन्होंने कॉर्पोरेट शोर को बाहर रखा। हाँ, उन्होंने उस कॉर्पोरेट शोर शराबे को ड्रेसिंग रूम के बाहर ही रोक दिया था। वो खुद फ्रंट से लीड करते थे। लेकिन समस्या ये थी कि कुंबले का ये असर एक अस्थायी मरहम की तरह था। मतलब बुनियादी बीमारी अभी भी वही थी। बिल्कुल, सुपरस्टार्स पर हद से ज्यादा निर्भरता और दिखावे की भूख वो अभी भी गहराई में जड़ जमाए हुए थी। और यही बीमारी 2011 में एक नए रूप में सामने आई। 2011, जिसे आरसीबी के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। मेगा ऑक्शन से पहले मैनेजमेंट ने पूरी टीम की नींव उखाड़ फेंकी। उन्होंने सबको रिलीज कर दिया, सिर्फ एक खिलाड़ी को रिटेन किया, विराट कोहली। डैनियल विटोरी कप्तान बने, एबी डिविलियर्स टीम में आए, और फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी लीग का इतिहास बदल दिया। डर्क नानेस का चोटिल होना। तेज गेंदबाज डर्क नानेस चोटिल हो गए और उनकी जगह टीम में एंट्री हुई क्रिस गेल की। बहुत से लोग कहते हैं कि ये खेल के इतिहास का सबसे बड़ा तुक्का था। हाँ, ऐसा ही लगता है। ये ऐसा है जैसे आप बाजार सिर्फ दूध खरीदने गए हों और वहां से लॉटरी का बम्पर इनाम जीतकर लौट आए। इसे संयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्रिस गेल उस साल के ऑक्शन में अनसोल्ड रह गए थे। किसी भी टीम ने उन्हें नहीं खरीदा था। क्या बात कर रहे हैं? किसी ने नहीं? जी हाँ, किसी ने नहीं। तो ये एक तरह से एक खराब ऐप में गलती से एक ऐसा बग मिल जाने जैसा था, जो बाद में $1 बिलियन का फीचर बन गया। वाह! लेकिन गेल ने जो किया, उसने आरसीबी की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। 2011 में उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने विरोधी टीमों के मनोविज्ञान को कुचल कर रख दिया। वो ऑरेंज कैप विनर रहे थे ना उस साल। हाँ, 16 में से 10 जीत। कोहली ने भी 557 रन बनाए। यहीं से यूनिवर्स पॉस और उस मशहूर बिग 3 गेल कोहली डिविलियर्स की युग का आरंभ हुआ। उस खौफ का सबसे बड़ा उदाहरण 2013 का वो मैच था जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है, पुणे वॉरियर्स के खिलाफ। 66 गेंदों में 175 रन, 17 छक्के, टीम का स्कोर 263 रन। जब कोई ऐसी पारियां देखता है तो लगता है जैसे ये कोई क्रिकेट मैच नहीं बल्कि कोई वीडियो गेम चल रहा है जहां किसी ने चीट कोड लगा दिया हो। बिल्कुल वीडियो गेम जैसा ही था। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास भी है। जब आपके पास दुनिया के 3 सबसे खतरनाक बल्लेबाज मौजूद हों तो ये टीम लगातार ट्रॉफी क्यों नहीं जीत पाई? क्योंकि क्रिकेट 11 लोगों का खेल है, 3 का नहीं। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो है आरसीबी का टॉप हैवी होना। टॉप हैवी मतलब अगर गेल, कोहली और डिविलियर्स चल गए तो 220 रन पक्के। लेकिन अगर ये पावर प्ले में आउट हो गए तो पीछे आने वाले खिलाड़ियों पर इतना दबाव होता था कि पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती थी। समझ गया। और इससे भी बड़ी बात, हम उनके होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम नजरअंदाज नहीं कर सकते। चिन्नास्वामी की बाउंड्री छोटी है, वहां की पिच एकदम सपाट होती है। तो गेंदबाजों के लिए वहां कुछ नहीं होता? बिल्कुल नहीं। मैनेजमेंट ने ये सोचकर भारी भरकम बल्लेबाज खरीदे कि वे वहां रन बनाएंगे, लेकिन वे ये भूल गए कि उसी पिच पर विपक्षी टीमें भी तो बैटिंग करेंगी। अरे वाह, ये तो बहुत बुनियादी बात है। आपके बल्लेबाज 200 बना सकते हैं, लेकिन आपके पास वो गेंदबाज ही नहीं थे जो उन 200 रनों को बचा सकें। ये एक बहुत बड़ी ढांचागत खामी थी। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मैदान पर तो ये टॉप हैवी वाली तकनीकी समस्या चली रही थी, लेकिन मैदान के बाहर की कहानी और भी ज्यादा फिल्मी थी। हाँ, पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा था। 2014 और 2015 का वो दौर याद कीजिए। विजय माल्या पर गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप लग रहे थे। हर रोज न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। टीम के भविष्य पर ही सवालिया निशान लग गया था। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि लोगों को लगने लगा था कि शायद अगले सीजन आरसीबी की टीम बैन हो जाएगी।
और इस भयंकर अनिश्चितता के बीच मैनेजमेंट के ऑक्शन टेबल के फैसले देखिए। युवराज सिंह वाला वाकया। बिल्कुल। 2014 में उन्होंने 14 करोड़ रुपए खर्च करके युवराज सिंह को खरीदा और ठीक अगले साल उन्हें रिलीज कर दिया, जो कि बहुत ही अजीब था। अब यहां मैं थोड़ा शैतान की वकालत करना चाहूंगा। क्या यह संभव नहीं है कि मैनेजमेंट बस अपना ऑक्शन पर्स बढ़ाना चाहता हो? शायद उन्होंने सोचा हो कि युवराज को वापस सस्ते में खरीद लेंगे। देखिए, अगर हम इसे व्यापक परिदृश्य से जोड़कर देखें तो कागज पर ये एक स्मार्ट वित्तीय रणनीति लग सकती है, लेकिन क्रिकेट इंसान खेलते हैं, एक्सेल शीट के फॉर्मूले नहीं। सही बात है। जब आप 14 करोड़ के एक सुपरस्टार को महज एक सीजन के बाद बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, तो इससे ड्रेसिंग रूम में क्या मैसेज जाता है? खिलाड़ियों में असुरक्षा आती होगी। बिल्कुल। इसका सीधा असर ड्रेसिंग रूम सिक्योरिटी पर पड़ता है। जो युवा खिलाड़ी टीम में हैं, वो सोचने लगता है कि जब ये लोग युवराज सिंह जैसे लेजेंड के सगे नहीं हैं, तो कल मुझे भी बाहर फेंक देंगे। एक गहरा डर बैठ गया था। और विडंबना देखिए, जिस युवराज को उन्होंने सस्ते में खरीदने का प्लान बनाया था, उसे अगले ऑक्शन में दिल्ली ने 16 करोड़ में खरीद लिया। ओहो, मतलब दाव उल्टा पड़ गया। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट की नीतियां कितनी दिशाहीन थीं। टीम के मालिक कानूनी पचड़ों में फंसे थे, मैनेजमेंट घबराया हुआ था और खिलाड़ी असुरक्षित महसूस कर रहे थे। और शायद यही वो घुटन भरा माहौल था जिसने 2016 के उस चमत्कारी सीजन की जमीन तैयार की। 2016 जहां विराट कोहली ने वो किया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। 973 रन और 4 शतक। मुझे लगता है कि ये सिर्फ बेहतरीन फॉर्म का मामला नहीं था। ये उस पूरी व्यवस्था, उस ऑफ फील्ड ड्रामे और लगातार मिल रही निराशाओं के खिलाफ एक लीडर का जवाब था, एक विद्रोह था। मैं कहूंगी कि ये बिल्कुल एक व्यक्तिगत विद्रोह ही था। विराट कोहली उस समय एक बैटर की तरह नहीं, बल्कि ऐसे इंसान की तरह खेल रहे थे जिस पर किसी चीज का जुनून सवार हो। सीजन के बीच में तो टीम बाहर होने की कगार पर थी ना। हाँ, एक वक्त ऐसा था जब टीम शुरुआती 7 में से 5 मैच हार चुकी थी। प्लेऑफ में जाने के लिए उन्हें हर मैच जीतना था, हर मैच करो या मरो का था। इतना ज्यादा मानसिक दबाव। ऐसे दबाव में लगातार रन बनाना, डिविलियर्स के साथ मिलकर जिन्होंने खुद 687 रन बनाए और 19 कैच पकड़े, टीम का पूरा बोझ अपने कंधों पर खींचना, ये मानवीय क्षमता के चरम को छूने जैसा था। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो टीम फाइनल में तो पहुंच गई, लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वो फाइनल। 208 का विशाल लक्ष्य था। कोहली और गेल क्रीज पर थे। 10 ओवर में बिना किसी नुकसान के 114 रन बन चुके थे। ऐसा लग रहा था कि आज तो सालों का सुखार खत्म होने ही वाला है। स्टेडियम जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन फिर गेल आउट होते हैं, कोहली आउट होते हैं और पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। टीम 8 रन से फाइनल हार जाती है। इस हार को केवल एक मैच की हार नहीं कहा जा सकता। जब कोई टीम इतने करीब पहुंचकर आधी रेस पार करने के बाद धड़ाम से गिरती है, तो इसका मानसिक प्रभाव बहुत गहरा होता है। एक तरह का ट्रॉमा। बिल्कुल, ये गहरा ट्रॉमा था। 2016 की उस रात जो विश्वास टूटा, वो ऐसा टूटा कि उसने खिलाड़ियों के जहन में एक डर पैदा कर दिया। इसी डर और मानसिक आघात का असर था कि इसके ठीक बाद के 3 साल 2017 से 2019 तक फ्रेंचाइजी के इतिहास के सबसे अंधकारमय साल बन गए। वो अंधकारमय दौर कितना खौफनाक था, इसका अंदाजा 2017 के उस मैच से लगाया जा सकता है। कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने आरसीबी की पूरी टीम सिर्फ 49 रन पर ऑल आउट हो गई थी। आईपीएल के इतिहास का सबसे कम स्कोर। ये कोई खराब तकनीक का नतीजा तो नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से एक मेंटल ब्लॉक था। हाँ, वो ट्रॉमा ही वापस आ रहा था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये तो उस रिश्ते की तरह हो गया जहां इंसान बार बार धोखा खाता है, दिल टूटता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा चमत्कार होता है कि उम्मीद वापस आ जाती है और वो उसी रिश्ते में बना रहता है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब चीजें थोड़ी बहुत पटरी पर आने लगी, 2020 में कुछ बदलाव हुए, देवदत्त पडिक्कल आए, टीम प्लेऑफ में पहुंची, तो मैनेजमेंट ने फिर से खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। आप 2021 के बाद के झटकों की बात कर रहे हैं? हाँ, एबी डिविलियर्स का संन्यास लेना, कोहली का कप्तानी छोड़ना और सबसे बड़ा झटका युजवेंद्र चहल को रिलीज कर देना। वो एक बहुत बड़ी गलती थी। जिस गेंदबाज ने चिन्नस्वामी जैसे छोटे मैदान पर 113 मैचों में 139 विकेट झटके हों, उसे जाने देना। लेकिन एक सेकंड, क्या ये मेगा ऑक्शन के नियमों की वजह से नहीं हुआ था? क्या मैनेजमेंट के हाथ बंधे हुए नहीं थे? देखिए, मेगा ऑक्शन के नियम अपनी जगह है, लेकिन आप किस खिलाड़ी को प्राथमिकता देते हैं, ये आपकी समझ को दर्शाता है। चहल उस टीम के बॉलिंग अटैक की रीढ़ थे।
ये उसी तरह की भारी रणनीतिक भूल थी जो उन्होंने सालों पहले ज़हीर खान के साथ की थी। मतलब इतिहास ने खुद को दोहराया। हाँ, मैक्सवेल और फैफ डुप्लेसी जैसे खिलाड़ियों को रिटेन करना बुरा फैसला नहीं था, लेकिन अपने इकलौते मैच विनिंग स्पिनर को खो देना ये बताता है कि मैनेजमेंट की प्राथमिकता अभी भी ग्लैमर और बैटिंग ही थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? व्यक्तिगत स्तर पर मैक्सवेल ने 2021 में 513 रन बनाए, फैफ ने 2023 में 730 रन बनाए, यहां तक कि हर्षल पटेल ने भी 32 विकेट लिए। खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा नॉकआउट मैच आता, कोई हाई प्रेशर सिचुएशन आती, टीम फिर से उसी पैनिक मोड में चली जाती। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि बड़े हाई प्रेशर मैचों में ये टीम पैनिक क्यों कर जाती है। इसी पैनिक की वजह से लोग उन्हें चोकर्स भी कहने लगे थे। लेकिन 2024 की सीजन में जो हुआ, उसने फिर से सारे समीकरण बदल दिए। वो तो एक मिरेकल था। शुरुआत में टीम 8 में से 7 मैच हार चुकी थी, पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे, हर जगह मीम्स बन रहे थे। पंडितों ने ऐलान कर दिया था कि इनके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना 1% से भी कम है। और फिर वहां से लगातार 6 जीत, चेन्नई को आखिरी लीग मैच में उसी के अंदाज में हराकर प्लेऑफ में जगह बनाना, ये किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की स्क्रिप्ट जैसा था। बिल्कुल। भले ही वो नॉकआउट्स में हार गए, लेकिन उस वापसी ने फैंस के अंदर फिर से एक नई जान फूंक दी। मैं बता दूं कि 2024 की ये वापसी दरअसल एक मनोवैज्ञानिक फेनोमेना है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, खेल मनोविज्ञान के नजरिए से पीड़ित बन जाती है। और लोग पीड़ित से सहानुभूति रखते हैं। बिल्कुल। आम इंसान उस संघर्ष से खुद को जोड़ लेता है, क्योंकि असल जिंदगी में भी हम सब कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे होते हैं। ये बहुत गहरी बात कही आपने। और इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है जिसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि फैंस ने इस टीम पर अपने इतने साल, इतने जज्बात और इतने आंसू निवेश कर दिए हैं कि अब पीछे हटना उन्हें अपनी ही भावनाओं के साथ धोखा लगता है। क्या अब इतना सह लिया है तो थोड़ा और सही। हाँ, जब वो 1% वाली उम्मीद अचानक सच होने लगती है, तो जो भावनाएं उमड़ती हैं वो किसी भी विश्व कप की जीत से ज्यादा गहरी होती हैं। एक बेहद ही दिलचस्प नजरिया है, और यही उम्मीद अब 2025 के 18वें सीजन की तरफ देख रही है। टीम में नए बदलाव आए हैं। हाँ, फिल सॉल्ट, लियम लिविंगस्टोन और टिम डेविड जैसे विस्फोटक बल्लेबाज आए हैं। भुवनेश्वर कुमार जैसा अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज जुड़ा है। टीम को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। बैंगलोर की सड़कों पर आज भी ई साला कप नामदे का नारा उसी शिद्दत से गूंज रहा है। सुनने वालों को ये याद रखना चाहिए कि ये पूरी यात्रा एक बात तो साबित कर देती है कि खेल का अंतिम सत्य सिर्फ ट्रॉफी जीतना नहीं है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये उस अटूट वफादारी के बारे में है जो लगातार मिलने वाले दर्द और हार के बाद भी कायम रहती है। इतने सालों के गलत फैसलों, अस्थिर मैनेजमेंट और दिल तोड़ने वाली हारों के बाद भी प्रशंसकों का ये असीमित प्यार खेल जगत के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। बिल्कुल। ये बताता है कि फैंस किसी चैंपियन के साथ नहीं, बल्कि एक भावना के साथ खड़े हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए ये सोचने का विषय है। एक विचार जो इस पूरी कहानी से निकल कर आता है, जरा सोचकर देखिए, क्या आरसीबी की इस अपार लोकप्रियता का असली कारण उनका न जीत पाना ही तो नहीं है? ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन प्रासंगिक सवाल है। जिस दिन ये टीम अंततः वो ट्रॉफी उठा लेगी, क्या उस दिन अंडरडॉग और संघर्ष करने वाली टीम के तौर पर उनकी अनोखी और भावुक पहचान खत्म हो जाएगी? क्या वो एक जीत उस अनूठी कहानी का अंत कर देगी जिसकी बुनियाद ही इस अधूरी प्यास पर टिकी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। सुनने वालों के लिए ये एक पहेली है जिसे वो खुद सुलझाएं। और इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। खेल के उस मैदान पर नजर बनाए रखिए जहां ट्रॉफी न होने के बावजूद वफादारी के नियम रोज नए सिरे से लिखे जा रहे हैं।